आपका मोस्ट वेलकम है इस बेहतरीन सेशन में। आज के सेशन में हम रीट मेंस 2026 के पिछले सालों में मैथ साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। आज का सेशन रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपसे यही उम्मीद है कि आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। और इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी अगर जीके की पीवाईक्यू सीरीज देखना चाहता है, यदि जीके के क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करना चाहते हैं इसी सीरीज के साथ, तो इसी चैनल पर एक अन्य सीरीज चल रही है जिस पर आप जीके के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसी में भी पीवाईक्यू सीरीज के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बाद एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी, इसी आपसे यही आशा रहेगी कि आप उस सीरीज को अच्छी तरीके से उठाएंगे। और आज जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था कि जल्दी लेके आ रहा हूँ रीट मेंस 2026 के लिए साइंस मैथ वालों के लिए स्पेशल। तो आज वही क्लास है, इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इस ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन रीट 2022 शिफ्ट सेकंड में आ चुका है। एक क्या भी एक्स का मान पूछा, यदि √3 की घात 5 और इंटू 9 की घात 2 और 3 की घात एक्स इंटू 3 √3 हो तो एक्स का मान पूछा। अभी 2022 में आ चुका है। आपके पास 1 मिनट का टाइम तो नहीं है, ज्यादा होगा, फटाफट कीजिए। चलो इस पर चर्चा करते हैं साथ साथ में। आपको मैं बता दूं कि √3 की घात 5 है, तो √3 की घात 5 को हम लिख सकते हैं √3 जितनी घात है उतनी मल्टीपल में होंगे, ठीक है। और 9 को लिख सकते हैं, 9 की घात 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 9। और आप देख रहे हो इक्वल 3 की घात क्या है अभी, एक्स है, इंटू क्या है अभी 3 √3। जैसा कि हम जानते हैं यदि बेस सेम हो, यदि रूट हो, तो दो समान राशियों का रूट एक बन जाता है। जैसे 3 √3 का जाएगा अभी 3 हो जाएगा, और ये √3 आपसे गुना हो गया, हो जाएगा 3 हो जाएगा। बचा क्या, √3। और 9 × 9 क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 लिख सकते हैं। और बराबर में क्या है, 3 की घात एक्स और गुणा 3 √3। और जो चीज कट रही है उसको काट दें, जैसे 3 √3 ये रहा और 3 √3 ये रहा, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, इस साइड क्या बचा, 3 की घात ये बच गई एक, 3 की घात 2 2 4 एक, 3 की घात 5 बच गई। कितनी बच गई, 3 की घात 5। और बराबर क्या बच गई, 3 की घात एक्स। यदि आधार सेम हो तो घातें भी क्या होती है, सेम। यदि यदि आधार सेम हो तो घातें भी क्या होती है, सेम होती है। ये चीज ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छी चीज है। ये आधार क्या है, 3 = 3, तो घात क्या हो जाएगी, x = 5। हमारा आंसर हो जाएगा x = 5। और किसकी वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू पूछिए, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, गुणनखंड करना। एक सर आपके पास एक बहुपदीय समीकरण दे रखी है, इसका गुणनखंड करना है। रीट 2022 सेकंड में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, भिन्न भिन्न टुकड़ों को अलग अलग करके कर सकते हैं, घात को डिवाइड करके कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। चलो इस पर चर्चा करते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए आइए, यदि x की घात 4 है, जैसा कि आप देख रहे हैं x की घात 4, यदि x की घात 4 को मैं x की घात 2 × 2, x की घात 4 को हम 2 × 2 में तोड़ लिया,
ठीक है, घात पर घात लिख ली, और माइनस एक्स घात एक्स माइनस वाई की घात यदि 2, वही काम, 2 की घात क्या लिख दी, 2, ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या बन रहा है, देखो एक्स स्क्र को यदि ए मान लूँ और एक्स माइनस वाई की स्क्र को यदि मैं बी मान लूँ, ये ए माइनस बी का एक सूत्र होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। ये सर्वसमीका इस पे अप्लाई हो रही है, इस सर्वसमीका अप्लाई करते हैं। ए का मान हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र पूरा है, और बी का मान क्या है, एक्स माइनस वाई की घात कंप्लीट 2 है। इसमें चलो लिखते हैं ए स्क्र बराबर माइनस बी स्क्र, ये क्या बन रहा है अभी ए स्क्र, ये क्या बन रहा है बी स्क्र। तो सर्वसमीका की बात करें तो इसमें रखें तो क्या बनेगा एक्स की स्क्र प्लस बी, क्या हो जाएगा, सॉरी पहले यदि एक्स में इसको ये से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला इसमें ये लिख देते हैं ए की स्क्र, ए माइनस बी, बी कौन सा हमारे पास एक्स माइनस वाई की स्क्र, ये ए रहा, ये बी है, ए माइनस बी हो गया। अब क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ए कौन सा है वही एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वाई की स्क्र, ये क्या गया ए प्लस बी। हम जानते हैं सूत्र खोल सकते हैं कैसे, यहाँ पर ए माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात करें ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर प्लस बी यानी वाई की स्क्वायर प्लस माइनस है तो क्या जाएगा माइनस 2xy, 2xy, ठीक है। ये इस साइड काम हो जाएगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर लग रही है ना ये, इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये भी हो गई। अब हम देख पा रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कट रही है, ठीक है, और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है अभी, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये देखो ये रूट ब्रैकेट के पूरा बाहर माइनस है तो अंदर पूरा गुना होगा, ठीक है ना, अंदर पूरा गुना होगा तो ये जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर वो भी माइनस का हो जाएगा, और 2xy वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, और इस साइड क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा ना। अब देख रहे हो आप इसमें भी y है, इसमें भी y है, y कॉमन आ जाएगा तो y को बाहर ले लेंगे, तो 2xy माइनस का y, इस y को आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो यहाँ क्या बचेगा 2, सॉरी y तो कॉमन आ गया तो y तो नहीं बचेगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बैठता है अभी, y बाहर है 2x माइनस वाई है, y बाहर है 2x माइनस वाई है, इन दोनों में है अभी ए और सी में है। अब देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये एक नंबर सेट बैठा है, ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है, आपका क्वेश्चन सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या अभी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। रीट 2022 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी लेवल सेकंड के लिए। अद्वितीय हल की बात करूं, अद्वितीय हल कब होता है, जब अद्वितीय हल जब होता है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर नहीं हो, सर बराबर नहीं हो B1/B2, तब क्या होता है अभी अद्वितीय हल। हमारे पास A1 क्या है अभी 2 है, A2 क्या है ये, B1 क्या है भाई 3 है, B2 क्या है भाई, और जैसे इस सूत्र में अप्लाई कर देखो भाई कैसा होता है, जैसे A1 2/K इक्वल 3/B1 3/6, इसको लिख सकता हूं मैं 2/K
1/2। तो k का किस मान के लिए बराबर नहीं हो सकता भाई? ये आपको पता है, यदि k का ये सा मान रखें कि भी 1/2 आ जाए, प्लस का 1/2 आ जाए, तो k का मान माइनस तो हो ही नहीं हो सकता। भी माइनस में रखें तो बराबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं होना चाहिए। यदि k बराबर यदि मैं 4 रखूं, k बराबर क्या रखूं मैं? 4 रखूं, तो 2/4 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कटे 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तो बराबर आ रही है, तो अद्वितीय हल नहीं है, तो k बराबर 4 तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा, माइनस में तो, और k बराबर 4 नहीं, तो यदि k बराबर 4 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा ये हमारा। और k बराबर क्या 4 नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस, जहां माइनस हो माइनस की बात नहीं होगी। ये देखो, ये क्या है? माइनस में है ही नहीं, ये भी क्या होगा? माइनस में नहीं होगा, तो ये भी हमारा a का -4 भी नहीं हो सकता, और प्लस -4 दोनों भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस तो हमारा पहले ही कट गया, तो इसमें प्लस और -4 दोनों है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अद्वितीय हल के कहने का मतलब है, अद्वितीय हल कब नहीं होता? जब a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के। और यदि हम k बराबर 4 रख रहे हैं, तो 1/2 a1 a2 बराबर b1 b2 हो रहा है, हमारा 1/4 k बराबर 4 तो नहीं हो सकता। और ये बोल रहा k बराबर 4 नहीं हो, तो k बराबर 4 नहीं हो तो a1 a2 बराबर b1 b2 नहीं हो सकता, ये अद्वितीय हल के लिए संभव है। और k बराबर -4 हो, k बराबर -4 हो तो -1/2 बराबर 1/2, ये भी अद्वितीय हल नहीं, अद्वितीय नहीं हल नहीं हो सकता। और जहाँ माइनस हो तो वो भी हो ही नहीं, दोनों ही, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। ऑप्शन में क्या होगी? बी राइट होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना। जहाँ अद्वितीय हल की बात आ जाए तो वहां आपको यही अप्लाई करना है, a1 a2 बराबर नहीं है b1 है b2 के। वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आज, समीकरण t 2/3x-4 प्लस 2/2x-6 बराबर 0 का हल है। रीट 2022 में आया, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेवल 2 शिफ्ट सेकंड 4 में आया अभी। 2/3x-4 प्लस 2/2x-4 आसान होगा भाई, देखते हैं इसको। तिरछा गुणा कर लें कैसे? 2x-6 प्लस 2 × 3x-4, और बराबर ये गुणा होगा, बराबर जाएगा सब क्या जाएगा? बराबर सब बराबर 0 हो जाएगा, पता ही है आपको। अंदर गुणा करेंगे तो 4x 6×2 = 12 प्लस इसको करेंगे तो 3×2 6x -4×2 8 बराबर क्या हो? 0। चर पद को एक साइड रख लें, चर पद को चर पद को तो एक साइड रख लें, चर पद को एक साइड लेते हैं। 4x प्लस 6x और माइनस का 12, सॉरी माइनस का 12 जाके जाएगा, प्लस का 12 और प्लस का 8, 4 की 10x बराबर कितना हो जाएगा? 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। तो x बराबर आ जाएगा 20/10, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना देखो, परीक्षा में जब सवाल आता है तो इतना लॉन्ग मत करना, ठीक है। आप यहीं से उसको क्या करना क्या कर लेना, यहीं से स्टेप नंबर 2 से जोड़ लेना। क्या हो गया? 4 6 कितना हो गया? 10, और 12 8 कितना? 20, इन जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, 4 भाग में उड़ जाएगा, सॉरी 10 भाग में उड़ जाएगा, कितना जाएगा? 2। यहीं से आपको आंसर करना है, ये तो आपको मैं समझाने के लिए लॉन्ग में लिखा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीट 2022 में आया हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं आज के। दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल है। भी दो संख्याओं का योग क्या हो? 22 हो। मान लो दो संख्या क्या है? x प्लस वाई, ये कोई दो संख्या है, इनका योग क्या हो? 22 हो। और उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्गों का योग क्या हो? 404 हो। वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर का ना, घात दो, उसको डबल गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा? 404। इनका योग तो 22 हो, उनके वर्गों का योग क्या हो? 404 हो। तो उन संख्याओं का क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है भाई? गुणनफल। चलो देख, इसको मैं डायरेक्ट घटाऊं तो घटा नहीं सकता। यदि मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, समीकरण फर्स्ट को क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। समीकरण 2 है, समीकरण फर्स्ट को क्या कर दूं मैं? समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग कर लो, क्या करांगा? वर्ग, वर्ग को क्या जाओगे? एक्स प्लस वाई की स्क्वायर बराबर क्या जाओगे? 22 की स्क्वायर। समीकरण क्या आ जाएगी? एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, और 22 की स्क्वायर होती है 484, ये होती है ना। हाँ, अब समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब क्या करेंगे? 3 में से क्या घटाएंगे? समीकरण 2 को घटाएंगे।
3 में से 2 को घटा लेते। अब क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 484। इसमें घटाएंगे सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर बराबर कितना है 404। घटाते हैं तो एक्स की स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, बचा क्या ओनली 2xy बराबर 484 में 4 क्या करो चाहे 80, और एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास 80/2, यानी एक्स वाई का कितना आ गया 40, और हमें एक्स वाई दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था, कितना आ गया भाई 40 आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन प्राप्त हो सके अंकों का योग है। उनकी जो संख्या है गुणा करने पर अंकों का योग कितना बनेगा, देख। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो, यदि आपको 1800 के गुणनखंड याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि गुणनखंड याद नहीं है तो आप गुणनखंड पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, 1800 के गुणनखंड को 2 का भाग दिया 900, 2 का भाग दिया 450, 2 का भाग दिया 225, फिर किसका भाग जाएगा 5 का, 5 का भाग दिया कितना आया 45, फिर 5 का भाग दिया कितना आया 9, फिर 9 में जाएगा 3 का भाग 3, फिर 3 में जाएगा 3, फिर 1। हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, ये आ रही, ये मेरे पास गुणनखंड आ रही है, मतलब 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, ये गुणनखंड आ रही है। देखो, यदि 1800 को पूर्ण घन बनाना है गुणा करके कोई संख्या को, तो हमें यहाँ तो क्या है पूर्ण घन है, घात 3, इनकी भी घात 3 करनी होगी। अब यहाँ पर घात 2 तो किसकी कमी है, एक तो 5 की कमी है, एक 3 की कमी है। देखिए घात की कमी है, 5 की घात 1, 3 की घात 1 की कमी है। इन दोनों को गुणा करने में 5 है 15, 5 है 15, 15 वह संख्या जिसको गुणा करने पर प्राप्त हो जाए। अब क्या पूछ रहा है, 15 वह संख्या है, वह संख्या जिससे क्या हो जाए पूर्ण घन बन जाता है जिस। अब वह संख्या नहीं पूछी हुई, क्या संख्या अंकों का योग पूछा है, तो अंक कितने भी 1 और 5 कितने भी, अंकों का योग कितने का 6। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि 1800 की डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से, भी ये चीज करते हैं आपकी आईक्यू पे डिपेंड, ये आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग कितनी है। यदि आप गुणनखंड 1800 को अपने माइंड के अंदर ही कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सेकंडों का हो जाता है फिर, ठीक है। फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे गुणनखंड करके ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये कोई धन है, एक विशेष दर है, बैंक पर 1/4 वर्ष में अपने के 41 अपने को खुद को 41/40 हो जाए। कहने का मतलब है कि कोई धन हो 41/40 हो जाए, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है भी पहले धन था कोई 40, क्या था पहले धन था कितना 40, फिर वो हो गया कितना 41, बाद में धन कितना हो गया 40। पहले 40 था फिर कितना हो गया 41, कितने की बढ़ोतरी एक, कितनी हुई एक। तो मैं कह सकता हूँ, हम जानते हैं पी, जैसा सूत्र आप जानते हैं P/R/T/100 बराबर क्या होता है ब्याज होता है। क्या होता है ब्याज। हमें निकालनी है रेट, मतलब दर ही निकालनी है, रेट निकालनी। तो पी क्या लेंगे, पी लेंगे पहले वाला धन बेस, ठीक है ना। तो पहले वाला धन कितना था हमारे पास 40, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है 1/4 वर्ष, 1/100। ब्याज कितना बना, ब्याज कितना बराबर एक। यदि हम पी को 40 ले रहे हैं तो ब्याज कितना लेगा एक लेगा, कितना लेगा एक ले लिया। अब एक ब्याज देते हैं तो रेट बराबर हो जाएगा आपका 100 इंटू
ये आर को छोड़कर बाकी एक के गुना एक की बराबर की उस साइड ले जाओ, बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो ये 100 गुना 4, 4 गुना ऊर्जा भाग में क्या जाएगा 40 भाग में जाएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा 40 ना काटांगा 400/40 यानी 10%। कितना जो अभी आर बराबर जो 10% रेट होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 10%। ठीक है, बस क्या है किसी के भी तो ब्याज पूछा डायरेक्ट खुद भी दे देता है, इतनी राशि है, इतना प्रतिशत ब्याज पर रेट देता है और ब्याज पूछ लेता है। कई बार क्या होता है भाई ऐसे लिख देता है 41/40 को, तो हम बेस मानते हैं ना, जो मूलधन मानते हैं वो गुना, जैसे 41/40 गुना हो जाता है, तो जिस चीज जैसे 40 से 41, 40 को बेस मूलधन मानते हैं, 41 जो बड़ा हुआ मिश्र धन है वो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो 41 है वो क्या है इसके अंदर मिश्र धन है, और 40 क्या मान जाएंगे इसको मूलधन मान लेंगे। ठीक है, और बटा हुआ ब्याज क्या भी एक ब्याज मान लेंगे, तो कोई इस पर निकालेंगे तो रेट कितनी आएगी 10% आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। यदि किसी वस्तु को, ये वस्तु है वो 560 में बेचने से हुई हानि रुपए 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। कि कोई वस्तु है वो 560 में बेची, डैमेज की हानि हुई, 720 में बेचने पर देंगे लाभ वो 50 अधिक हुई, यानी मतलब हानि की हुई ज्यादा हुई, लाभ हानि की हुई ज्यादा हुई, है ना, बरोबर बैलेंस करना। चलो इस सवाल को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं, ध्यान देना भी। ये मानते हैं कि 560 की रुपये बेची, ठीक है, और फिर बेची बने 720 की, ये पर उनके लाभ, इस पर क्या हो उसकी हानि, इस दोनों को इक्वल करने, इक्वल करने के बाद हमारा क्या सवाल हो जाएगा। मान लो क्या हुई थी, एक्स क्या हुई थी हानि हुई थी, एक्स क्या हुई थी हानि। अब एक्स इसके अंदर जोड़ दे, 60 बेची हानि हुई एक्स हानि होगी। अब वो क्या कह रहा है, अब दोनों इक्वल कब होगा, इक्वल तब जब होंगे जब लाभ और हानि इक्वल हो जाए। तो ये क्या हो गई 60 है एक्स हानि होगी, ठीक है, वो तो हो गया क्रय मूल्य। अब इसका क्रय मूल्य ये क्या भाई, इसमें क्रय मूल्य भी है और इसमें क्या है लाभ भी है, और इसमें क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्या भाई क्रय मूल्य, इसमें क्या है क्रय मूल्य लाभ दोनों, इसमें क्रय मूल्य, और क्या बोल रहा है ये बेचने से हुई लाभ से 50 अधिक है, कौन है 50 अधिक, लाभ से कौन अधिक है 50, हानि अधिक है। तो अब 50 अधिक होगी किससे, लाभ से, किससे भी लाभ से। अब लाभ से हानि, लाभ से 50 अधिक हो गई, तो इसके अंदर यदि लाभ हानि, यदि लाभ को निकाल इक्वल करना है तो इसमें से हानि को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इस 720 में से x घटा देंगे और इसे x प्लस 50 जोड़ देंगे। 50 देखो x दोनों में से एक में x जोड़ रहे हैं, 50 की बात नहीं होती ना, तो क्या करते, इस तरफ x जोड़ते यानी जोड़ते, इस तरफ हानि को घटाते, इक्वल हो जाती दोनों चीजें। और वे क्या बोल रहे हैं 50 अधिक है, कौन हानि अधिक है किससे, लाभ से, तो 50 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इक्वल है, अब इसको गुना कर देंगे, तो वही बात, अचर राशियों को एक साइड, चर राशियों को एक साइड, तो x और ये वाला x माइनस किधर जाके हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 560 50 कितना हो गया 720, इधर देखो जा अभी 710। ठीक है, भी ये माइनस का x है, ये x है, इधर जाके 2x हो जाएगा, और 560 और 50 कितना 610, इस साइड प्लस के, इस साइड किस हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 2s 2x इक्वल टू 720 में से 610 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, ये बचेंगे कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 110, कितने बच जाएंगे भाई 110, x इक्वल टू आ जाएंगे 110 डिवाइडेड बाई 2, x आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। अब ये भी वैल्यू है ये x की, तो हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्या निकालना है क्रय मूल्य। यदि आप 550 में x को मान जोड़ दो या 720 में x घटा दो, आंसर ये क्या हो, पहले करते हैं 560 में x जोड़ते देखते हैं, x जोड़ के देखते हैं, 5 6 5 11, इसमें से एक और 615 कितना आ रहा है 615 आ रहा है, ऑप्शन नंबर राइट में, बी ऑप्शन नंबर राइट होगा। और वही काम करके देखते हैं 720 में से x घटा के देखते हैं, 55 घटा के देखते हैं, ठीक है, तो 5 1 और है 615, दोनों में हमारा सारा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
ये क्या करना होता है, हानि और लाभ को इक्वल करना होता है। हानि और लाभ यदि 50 वाली बात नहीं की हुई होती ना, तो हम एक्स को इधर जोड़ते, हानि को इधर, हानि को घटाते, तो दोनों चीज इक्वल हो जाती। पर ये क्या बोला, हानि ज्यादा है लाभ से 50, तो 50 एक्स्ट्रा जोड़ दिया और दोनों चीज क्या होगी, इक्वल होगी। और मान निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीट 2022 लेवल सेकंड शिफ्ट 4 में आया, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक थैले में 20, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट हैं। 3:4 के, 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 हो तो 5 नोटों की कुल संख्या क्या कीजिए। 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के अनुपात में, अभी 3:4:5 में। अब कहने का मतलब है, अभी 20 रुपया कितना नोट दे रखे, 3, 10 रुपया के दे रखे 4 नोट, 5 रुपया के दे रखे 5 नोट। तो हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, 20 दिए, 60 रुपये दिखाई दे रहे हैं, और 10 दिए, 40 रुपया नोट दिखाई दे रहे हैं, 5 रुपया 25। नोट है 20 रुपया तो 3 नोट है, 10 रुपया 4 नोट है, 5 रुपया की है 5 नोट है। हाँ, टोटल रुपया बना अपना खाने की था 100, 10, 125 रुपया। भी तीनों ने मिला के कितने रुपया अपना 125। अब दे रखे अपन 1000 रुपया, कितने रखे अभी 1000 रुपया है अपना खाने 125। जो है उसका भाग दे देंगे, जो दे रखा है जिसमें भाग दे देंगे। और निकालना किसके, 5 रुपया निकालना है। कितना निकालना है, 5 रुपया। तो 5 को गुणो कर दे, कितना बता, जो चीज दे रखी है उसमें भाग दे देंगे। जो जिस हमारे पास है 125, हमारे पास 125 का भाग दे देंगे। है अपना 125 रुपया, अगलो का 1000 रुपये है, तो 125 का भाग दे देंगे। और किसका गुणा कर देंगे, जितने जिसकी पूछा, किसके 5 रुपया नोट टाइम पूछे, 5 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 25 5 125, 25 5 125। 1000 में यदि 25 का भाग देंगे तो 25 चौका 100, यानी 40। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या है 40 नोट आता है। कितना भी 40, 4 5 400 रुपये। कितने रुपये, 1000 में 400 रुपये कहेंगे अभी, 5 5 रुपये नोट की संख्या। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और यदि हमें पूछ ले 10 रुपया का, तो कितना गुणा करांगा, 10। यदि 20 रुपया पूछ ले तो 20। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, नोटों की संख्या पूछ रहा है, सॉरी, नोटों की संख्या पूछ रहे हैं ना। तो अब नोटों की संख्या बता, 5 रुपया नोट कराना, 4, फिर कितना गुणा करा दी, 4 रुपया, 4 नोट की बात करा, 10 रुपया नोट की बात करा, चारों गुणों करा, 20 रुपया नोट की बात करा, कितना गुणा करा रहे, 3 गुणों करा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आज मैथ का लास्ट क्वेश्चन है ये, मैथ सेक्शन का। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न है। डेट 2022 में आया, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है, अंश क्या होता है, ये एक्स और वाई मान लो भिन्न, इसे बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, और बट्टा जिस नीचे होते हैं उसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। यह क्या बोल रहा है, अंश यदि एक्स और वाई दोनों का योग कितना है, 55। दोनों का योग कितना है, 55। तो भिन्न का मान 3/8 है, तो भिन्न बतानी है। एक्स और वाई का मान दे रखा है 3/8, अगलों का योग कितना है 55, दे रखा है उसका योग कितना होगा। मान लो इसने दे रखा है 3 + 8, योग कितना बैठ रहा है 11, दे रखा है अगले ने 55। तो वही बात, 55 दे रखा है, 11 हमारे पास है, तो 11 पंजू 55। मतलब एक, एक के प्रति कितना रहा है 5। तो हमारे पास है 3/8, 3/8 से गुणा कर देंगे, पूरे 5 नीचे से भी गुणा 5 कर देना, कितना आ गया, 5 है 15, 8 5 40। तो वह ओरिजिनल बिन कौन सी आ गई, 15/40। 15/40 नहीं है, तीनों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। वो 15/40 की बात कर रहा था, जो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो इनमें से कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैथ वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं साइंस के सेक्शन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है साइंस का। एक विशिष्ट पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है, भी एक केंद्रीय होती है, परिधि होती है, बुनियादी, या कहीं भी, तो किस प्रकार की होती है स्थिति बताने।
बात करें एक पादप कोशिका की, इस टाइप की होती है हमारी, ठीक है ना। एक प्रॉपर आकृति नहीं बन पा रही मेरे से, ये टाइप की है हमारी, देखना। ठीक है, इसके अंदर एक रिक्तिका होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, इसके अंदर एक केंद्र यहाँ पर होती है, केंद्र क्या होता है, केंद्र। यदि बाहर इसको जूम के देखो तो ऐसी होती है केंद्र। अब क्या होता है इसके अंदर, ऐसे द्रव भरा होता है, वो द्रव होता है, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण वो खींचा रहता है, और खींचने के कारण गोल गोल रहती है, क्या भाई, एकदम गोल रहता है। और गोल मतलब क्या होती है, प्रीति दिखाई देती है, क्या देती है, प्रीति आकृति दिखाई देती है। उसकी स्थिति क्या होती है, प्रीति होती है। ऑप्शन में 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, क्योंकि प्रीति। भी क्या होता है भाई, केंद्र क्या होता है, गोल, और द्रव होता है, उसके प्रस्थ तनाव के अंदर वो बाह्य बल लगता है, बाह्य बल के कारण उसकी क्या प्रीति हो जाती है अभी, एकदम गोल। जैसे कोई एक, मान लो एक कोई रस्सी है, उसको चारों तरफ गोल रस्सी मान रखी है और चारों तरफ खींच रहे हैं उसको, तो वो क्या गोल गोल हो जाएगी ना, वैसे ही प्रकार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी पादप के अंदर की स्थिति क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट 2011 में, रीट 2011 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ये टावर तो कहीं पढ़ लें आप, ऊर्जा ग्रह कहने के, ठीक है। 2011 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या वो नाभिक है, कोशिकांग है, गोल्जी का उपकरण है, या सूत्र कणिका है। बात करें ऊर्जागर की, तो कोशिकांग में ऊर्जागर की बात करें तो ऊर्जागर जब नाम आता है तो एक ही नाम आता है, वो नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम आता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे बोलते हैं ऊर्जागर। क्या बोलते हैं भाई, ऊर्जागर, शरीर का ऊर्जा, शरीर का ऊर्जागर। तो शरीर किससे बना है भाई, कोशिकांग। और माइटोकॉन्ड्रिया को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं भाई, सूत्रकणिका। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये गोल्जी का ऊपर की बात करती है, एक झिल्लीनुमा संरचना होती है। क्या होती है भैया, एक झिल्लीनुमा संरचना, झिल्लीनुमा संरचना, जो कोशिका के अंदर क्या करते हुए ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, इसका ट्रांसपोर्ट का कार्य। और एंजाइम स्रावित का, एंजाइम स्रावित कब होना है, कितना कितनी मात्रा में होना है, उसको कंट्रोल करती है। क्या करती है, एंजाइम स्रावित क्या करती है, कंट्रोल करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भी। ऊर्जा ग्रह क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। अब कई बार माइट्रोकॉन्ड्रिया याद कर लेते हैं, पर अब कंफ्यूज होते हैं भी, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी, माइट्रोकॉन्ड्रिया तो नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो माइट्रो सूत्रकणिका को क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु में जड़ का उदाहरण है। तंतु में जड़, आप कहते हैं जाड़ों से कौन जाड़ो, यहाँ जो जड़ा मार जाएगा भी, जाड़ों का बे टाइप जड़ा हो जाए, तंतु में बना बोला, तंतु में जड़। और तंतु में जड़ें यानी वो पाई जाती है एक पत्री बीज में, एक पत्री बीजों में, एक पत्री बीजों वाले पौधे, वाले पौधों। तो बात करें सरसों, चना, मक्का, गाजर, इनमें से एक पत्री बीज कौन से, द्विपत्री बीज कौन से, इसमें छांटते। सरसों है आपका, वो है आपका द्विबीजपत्री। क्या भी, द्विबीजपत्री। अब एक पत्री बीज, द्विपत्री बीज का अंतर क्या है, देखो भी। एक पत्री बीज होते क्या होते हैं, दलहन चीजें होती है, वो क्या होती है, दलहन चीजें। दलहन बीज हो गए सारा क्या, द्विबीजपत्री है, लगभग द्विबीजपत्री होती है। जैसे दो दाल है, मतलब दो टुकड़ों में हिस्सा टूट जाए। सरसों क्या भी है कि द्विबीजपत्री है। चना तो आपको, आपने एग्जाम्पल दे के रखा हुआ, दाल बन जाती है इसकी। ये भी क्या है कि द्विबीज पत्री। मक्का की बात करें, ये है एक बीज, क्या भी, एक बीज पत्री। और संतु में जड़ा किसकी होती है भी, एक बीज पत्री की होती है, ठीक है ना। गाजर भी क्या है, द्विबीज, ठीक है ना।
तो तंतु में किसकी होती है? मक्का की होती है। राइट आंसर सी हो जाए इसका, मक्का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में कंफ्यूज ना हो ये भी। आपका यदि आपने सामान्य भाषा में, यदि मातृभाषा में बात करें, तो जिसके दो भाग, जिस बीज के दो भाग हो जाते हैं, मतलब संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से दो भाग हो जाते हैं, वो होता है द्विबीजपत्री। और जिसका एक ही भाग रहता है वो होता है एक बीजपत्री। जैसे मक्का की बात करें, मक्का जो भुट्टा होता है ना, वो क्या होता है भाई, उसके दो भाग नहीं होते, ओनली एक ही भाग हो। ठीक है। वही बीज अंकुरित होता है, उसी से पौधा बनता है। और चने की बात करें, चने के दो भाग हमेशा होते हैं। जब चने को भूनकर खाते हैं तो भी दो भाग हो जाते हैं, और वैसे भी दो ही भाग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। ये रीड 2012 में आए हुए अभी क्वेश्चन नंबर 3। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसारी रोग, संसारी रोग के कारण है, संसारी रोग हैजा, हैजा का कारण पूछे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। रोगों में ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, रोग में से क्वेश्चन हमेशा आता है। रोग टॉपिक भी अच्छा है, और एक रोग हमेशा ही पूछा जाता है हर पेपर में। आजकल तो वैसे रीट की बात ना करें तो अन्य पेपरों की बात करें, जिसमें साइंस आती है, तो उसमें एक क्वेश्चन साइंस में रोगों और विटामिन में से एक क्वेश्चन पक्का है, मतलब। तो इसकी संचारी रोग हैजा के कारण पूछे, क्या वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिकुलोसिस है, या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई है, या विब्रियो क्लोरा है? चलो इस पर चर्चा करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की बात करें तो इससे होता है एक धनुस्तम नामक रोग, धनुस्तम नामक रोग। कौन सा रोग भी? धनुस्तम नामक रोग। मतलब मांसपेशियां क्या, मांसपेशियों में क्या होती है? अकड़न आती है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। क्या जाती है भाई? अकड़न टाइप हो जाती है, मतलब एकदम टाइट हो जाए मांसपेशी। ठीक है। उस रोग को बोलते हैं धनुस्तम। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इससे होता है क्षय रोग। कौन सा रोग होता है भाई? क्षय रोग। और क्षय रोग से आपको एक चीज आती है, कौन सा रोग भी? टीबी। टीबी हो जाती है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण है अत्यधिक खांसी। क्या आती है भाई? अत्यधिक खांसी होती है, अत्यधिक खांसी। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई की बात करें तो इससे होता है भाई कुष्ठ रोग। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। इसमें क्या होता है भाई कुष्ठ रोग के अंदर? इसमें अंगों में विकृति आ जाती है। लक्षण क्या आते हैं? अंगों में विकृत, अंगों में विकृति। हाथ पैर करतू, हाथ पैर और कमर दोनों क्या होते हैं भाई? टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। ठीक है। ये ज्यादा मतलब होता है, जैसे कुष्ठ रोग लगभग जहाँ ना लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, वहां लगभग हो जाती है। लवणता की मात्रा ज्यादा, वहां पर लगभग हो। ठीक है। तो बात करें विब्रिया क्लोरा की, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का आंसर होगा। ये है हेजा, हेजा के लिए संसारी रोग। हेजा के लिए क्या है भाई? संक्रमण रोग है विब्रियो क्लोरा, हेजा के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। संसारी रोग हैजा के कारण है, कौन सा है? विब्रियो क्लोरा। कौन सा है भाई? विब्रियो क्लोरा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। 2012 में आ चुका है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है? रीड 2015 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है? क्या ब्लीचिंग पाउडर बनता है? बेकिंग साडा बेकिंग नहीं, ये सोडा बेकिंग है कभी। सोडा बेकिंग, मिस प्रिंटिंग हो गई ठीक है। सोडा बेकिंग है। वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीओपी। बताइए भी, ये क्या बोल रहा है? चलो इसकी किस पर चर्चा करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? जब शुष्क बुझा हुआ चूना, कहता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना कहता है सी ए सी एल, सॉरी, सी ए ओ एच की ऑल्टराइज की क्रिया किससे करवाएं? कैल्शियम Cl2 क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है? तो बनता है CaOCl2, CaOCl2। और क्या निकलता है? H2O, जल निकल। और इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका कार्य है, वो है कपड़ों का रंग उड़ाना।
कपड़ों का रंग उड़ाना, कपड़ों का क्या भी रंग उड़ाना। ब्लीचिंग पाउडर काम क्या है, कपड़ों कपड़ों से का कोई कपड़ा है, जैसे जो चुन्नी चुन्नी रंगने वाला है, वो किसका इस्तेमाल करता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है। जो चुन्नी रंगता है ना बाजारों में, वो किसका काम कर किसका यूज करता है, ब्लीचिंग पाउडर का। जो एक बार ब्लीचिंग पाउडर यूज करने के बाद उसके जो कपड़े में जो रंग है उसको उतार देता है, उसका होता है CaCO2। जो बुझ गए चुनने की CO2 के साथ विक्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। बात करें बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। और वॉशिंग सोडा की बात करूं तो इसका सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 H2O के अणु होते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। और पीओपी की बात करूं तो इसका सूत्र होता है CaSO4, CaSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट है हाफ H2O। ये होता है पीओपी, इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। ये देखो, ये चारों हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी। ये चारों में से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कोई एक, या किसी के ऑप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट ना पूछे तो किसी के ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर मिल सकता है। इन चारों ये प्रोडक्ट है, ये आप इसको चिकन नोट बना के चिपका भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी चारों ही प्रोडक्ट है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, पीओपी। इनके सूत्र याद कर लेना, किस की विक्रिया से बनता है वो भी याद कर लेना। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में आया भी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में। जीव विज्ञान के जनक कौन है, रीड 2015 में आया क्वेश्चन है, बहुत आता है। क्या लेमार्क है, या अरस्तु है, या थियोफ्रेस्ट है, या चार्ल्स डार्विन? बताइए भी कौन है। लेमार्क की बात करूं, लेमार्क ये वंशानुक्रम, पार्जित गुणों, पार्जित गुण धर्मों के सिद्धांत के जनक है। भी वंशानुक्रम गुण धर्म कैसे चलते हैं, उनके जनक माने जाते हैं। अरस्तु की बात करें तो ये हैं जीव विज्ञान के जनक, इसके भी जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्ट की बात करूं तो ये हैं हमारे वनस्पति विज्ञान, किसके भी वनस्पति विज्ञान के जनक। थियोफ्रेस्ट क्या भी हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो इसे बोलते हैं विकासवाद का जनक, इनको कहते हैं विकासवाद का जनक, विकासवाद का जनक मानते हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर बी है भी, अरस्तु क्या भी जीव विज्ञान के जनक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनीमिया करके नाम, हिस्टोरिया एनीमिया, स्टोरी एनिमिल एनिमिली, ऐसा कुछ नाम था। ठीक है ना, पूरा एकदम ऐसा ही है। हिस्टोरिया तो पूरा एक, एनीमिया आया एनिमिली, ये तो एक कंफ्यूजन है थोड़ा, आप चेक कर लेना। ठीक है, हिस्टोरी एनिमिली, इन्होंने पुस्तक ली थी। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, 2015 में आया हुआ भी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्रिस्टा किस कोशिका अंग में पाए जाते हैं, क्रिस्टा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, 2017 में आया है ब्रीट में। क्रिस्टा किस कोशिका अंग में पाए जाते हैं, जिसके मेथ बैकग्राउंड से है, उनकी लगभग जो बायोलॉजी है, विज्ञान है, वो थोड़ा सा वीक होता है। तो उस पर ध्यान देने के लिए सीरीज बनाई गई है, मैं भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। विक्रिस्टा किस कोशिका अंग में पाए जाते हैं, गोल्जी का भी पाए जाते हैं, सूत्रकणिका पाए जाते हैं, अंतर्देवीय जालिका पाए जाते हैं, हरित में पाए जाते हैं। बताइए भी। क्रिस्टा की बात करूं, क्रिस्टा की बात करें, यह
यह एक परतदार संरचना होती है। क्या होती है अभी? परत पर परतदार संरचना होती है, जो किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। और ये क्या करती है कार्य? ये कार्य करती है, ये करती है ऊर्जा संग्रहण का कार्य। ऊर्जा संग्रहण का कार्य करती है। और इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं? जितनी अधिक जितनी अधिक क्रिस्टा होगी, जितनी अधिक क्रिस्टा होगी, उतनी क्या होगी? उतनी ऊर्जा, उतनी ज्यादा भी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? ऊर्जा होगी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? कोशिका का ऊर्जा का। ठीक है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को अभी बताया मैंने हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। तो ऑप्शन में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी का मैंने अभी बताया, ये क्या है? कि झिल्लीनुमा संरचना है। क्या भी? झिल्लीनुमा संरचना है। झिल्लीनुमा संरचना क्या कार्य करती है? ये करती है ट्रांसपोर्ट का कार्य। प्रोटीन को क्या बढ़ती है? ट्रांसपोर्ट का कार्य। ठीक है, और इसके साथ क्या करते हैं? हार्मोन को हार्मोन्स कंट्रोल, क्या करते हैं भाई? हार्मोन्स को क्या करती हैं? कंट्रोल। क्या करती हैं भाई? कंट्रोल करती हैं। इसके गोल्जी का ये काम है। ठीक है, और अर्चलों की बात करें तो ये क्लोरोफिल में किसमें सहायक है भाई? क्लोरोफिल बनाने में जो प्रकाश, क्लोरोफिल बनाने में सहायक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। इसके अंदर है क्लोरोफिल किसमें काम है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप की बात करें, क्या वो कुस्कुटा है, या यूट्रिकोलरिया है, या मोनोटो है, या ओर्नाबिनाची? इनमें से कौन सा कीट है जो कीटों का भक्षण कर? चलो इस पर चर्चा करते हैं। कुस्कुटा की बात करें तो यह दूसरों पौधों दूसरों पौधों की जड़ों से रस ग्रहण करके पोषण करता है। क्या करता है? पोषण करता है। यूट्रिक्लोरिया की बात करें, वो क्या है? कि कीट बख्शी पौधा है। क्या भी? कीट बख्शी पादप है। कीट बख्शी पादप है, या इसको बोल सकते हैं कीटहारी पादप। क्या बोल सकते हैं? कीटहारी पादप। हमारा आंसर तो मिल चुका है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। मोनोटो की बात करें, ये सेम चीज है। कौन से वाले की? एक की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ये कुस्कुटा की तरह ही व्यवहार करता है, दूसरों के जड़ों से रस चूसने की तरह ही व्यवहार। और बात करें, यह एक परजीवी है। क्या भी? परजीवी है। ये क्या नहीं करता? कीटों को कीटों का भक्षण नहीं करता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकोलरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक असाई पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल क्या मात्रक है? रीड 2021 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पास्कल किसका मात्रक है भाई? असाई स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पद्धति पे एक मात्रक फिक्स कर दिया भाई, कभी यहाँ नहीं कि अमेरिका और इंडिया में अलग अलग मात्रक हो। इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया, उसमें सभी देशों में एक फिक्स मात्रक बना दिया गया। तो वहां पर सभी देशों में दाब का मात्रक हो गया, वो हो गया पास्कल। क्या हो गया अभी? पास्कल। और सभी देशों में कार्य का मात्रक है, वो किसमें मापते हैं? जूल में। किसमें? जूल हो गया। ऊर्जा को भी किसमें मापते हैं? जूल का मात्रक है। और शक्ति को किसमें मापते हैं? वोट में।
किसमें मापते हैं अभी? वोट में। तो ये क्या है अभी? चारों क्या भी अस्थायी मात्रक है, अस्थायी मात्रक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मात्रक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार कभी लगभग सोचता हूँ एक से एक या दूसरे पेपर में छोड़कर एक क्वेश्चन लगभग ये रिपीट होता ही रहता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आ भी सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, मात्रक डायरेक्ट पूछ लेती है। और दाब की बात करूं, इस पर चर्चा कर सकते हैं कि दाब है वो क्षेत्र, वो होता है बल बटा क्षेत्र। क्या होता है भाई? बल बटा क्षेत्रफल। और हमें पता है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब क्या आता है भाई? घटता है। और यदि बल बढ़ता है तो दाब भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पास्कल किसका है भाई? दाब का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा अभी। तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर, लाइक और सजेशन दे के भी ये क्लास देखें और इस पर हेल्प लें। अपने इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेट 2021 में है अभी। उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? भाई ये सूर्य मान लो, ये एक सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी। इससे जो ऊष्मा पहुंचती है हमारे तक, किस विधि द्वारा? क्या वो संवहन है विधि है, या चालन विधि है, या विकिरण विधि है, या संवहन और चालन दोनों विधि? इसकी बात करें तो चलो एक एक चर्चा कर लेते हैं। संवहन की बात करें तो ये ऊष्मा संचरण किसमें होता है? ये ऊष्मा संचरण होता है आपका तरलों व गैसों में। तरलों व गैसों में क्या होता है? संवहन होता है। क्या होता है? संवहन होता है। और चालन की बात करें तो ये ठोस धातु के अंदर क्या होता है? उष्मा का ठोस धातु के अंदर उष्मा का चालन। ठोस धातु के अंदर उष्मा का चालन क्या होता है भाई? चालन होता है। ठीक है। विकिरण की बात करें तो ये होता है निर्वात के अंदर, निर्वात के अंदर उष्मा का संचरण। निर्वात के अंदर कौन सी क्रिया? विकिरण के द्वारा संचरण होगा उसमें। और सेवन चालन मैंने बता भी चुका। ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गैप है, ये सूर्य रहा और ये मानो पृथ्वी। ये पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य। इन दोनों में जो गैप है, उन गैप के मध्य क्या है? निर्वात। निर्वात के नहीं मतलब ना वायु है, ना धूल है, ना मिट्टी है, ना किसी प्रकार कोई माध्यम नहीं जिसके द्वारा कोई उष्मा क्या हो? संतुलन हो सके। क्या हुआ? निर्वात हो। और निर्वात के अंदर भी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उष्मा क्या करती है? संचरण करती है। और तो उस विधि को बोलती है विकिरण। क्या बोलती है? विकिरण। ये छठी क्लास के अंदर से उठाया हुआ क्वेश्चन है अभी। छठी क्लास के अंदर एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है। चैप्टर मैं बता दूं आपका। चैप्टर छठी क्लास का चैप्टर है लगभग लगभग 12th चैप्टर होना चाहिए, लास्ट चैप्टर, या एक उसमें वाला चैप्टर उसी के अंदर ये। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको ये क्लास काफी हेल्पफुल लगी हो और ऐसे लगा हो कि ये भी काफी अच्छी रहने वाली है हमारे भविष्य के लिए, तो प्लीज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी क्लास देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। जल्दी एक ऐसी और क्लास, ऐसी एक नहीं कम से कम 10 या 15 क्लास और आने वाली है। यदि आप ये क्लास को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं तो जो इतने भी साइंस और मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन उनको हम कंप्लीट कर लेंगे।